बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 के आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, करैक्टर एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़ एंड फील्ड विड्थ। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो उनसे हैं आते हैं बोर्ड के पेपर में भी या एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो इट स्पेसिफाई यानी ये मखसूस कर देता है द फॉर्मेट तरीके को अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज़ विल बी डिस्प्लेड, जिसके मुताबिक वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं हमें स्क्रीन पर। और वैल्यू डिस्प्ले हम किस फंक्शन के थ्रू करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन है और एक हमारे पास पुट्स फंक्शन है, इन दो के थ्रू। तो इट टेल्स अबाउट यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें बताता है डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल के किसी भी वेरिएबल की जब वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो तब हमें उस वेरिएबल की डाटा टाइप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। फील्ड विड्थ, अब फील्ड का मीनिंग यहाँ पे मैदान नहीं है, फील्ड बेसिकली कॉलम को कहते हैं। जैसे टेबल्स होते हैं और टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं तो कॉलम को हम फील्ड कहते हैं। विड्थ मीन वैसे तो वसी को कहा जाता है लेकिन यहाँ पे फील्ड विड्थ से मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स के, कितने कॉलम एक टेबल के अंदर आते हैं। एंड फॉर्मेट ऑफ वैल्यू, और वैल्यू का तरीका क्या है कि वो वैल्यू हमें सिर्फ अगर 4 डिजिट पे कंसिस्ट कर रही है तो क्या हम 3 डिजिट उसमें से डिस्प्ले करवा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसके अलावा इट स्टार्टेड विद, जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो हमेशा शुरू होता है परसेंटेज के सिंबल से। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है कि द सिंबल यूज्ड फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो क्या है, परसेंटेज है। अब एक ये भी याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज में आपने परसेंटेज जो सा है एक देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर में, जिसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, लेकिन ये और उससे वहाँ पर भी हमने परसेंटेज नहीं कहना था, मॉडुलस ऑपरेटर इसको कहा जाता है। और जब प्रिंटफ के अंदर हम इसे लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे तो तब हमने इस परसेंटेज को क्या कहना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ रिटन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग, और इसको हम हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफाइज जो से हैं डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफाइज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की टाइप्स हमारे पास डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 9 में जो आपने पढ़े थे उनमें इंट डाटा टाइप आपने पढ़ी है, फिर उसके अलावा आपने फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, ये सारी डाटा टाइप्स हैं। 4 डाटा टाइप है। तो जितने भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, हर डाटा टाइप्स के लिए ऑलमोस्ट डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफाइज यूज़ होते हैं। अब अगर हम इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफाइज देखें यानी इंट डाटा टाइप के लिए, या जो वो वैल्यूज़ जो पॉइंट के बगैर होती हैं, तो वो हमारे पास क्या जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। इसको हम रीड कैसे करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जो डी है ये डेसिमल के लिए है, तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इन डाटा टाइप्स के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर द साइंड इंटीजर वैल्यूज़। साइंड इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जिनमें पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू भी आती है और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू भी आती है। लाइक अगर ये कहा जाए 8 तो ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, और अगर कहा जाए -8 तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है। इसके अलावा फॉर्मेट स्पेसिफाई यू है, यूज्ड फॉर द अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज़ है। अनसाइंड किनको कहते हैं, जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिनके आपने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को शो करवाना है या कॉन्स्टेंट्स के इंटीजर वैल्यूज़ को शो करवाना है, तो तब फॉर्मेट स्पेसिफायर यू को यूज़ किया जाता है। मोर ओवर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का जो ताल्लुक होता है, जो रिलेटेड होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जिन वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना होता है, या एक्सप्रेशन या कॉन्स्टेंट की, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी जो सा है ये आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है कि विच सिंबल या विच फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज़ यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यूज़ या यूज टू डिस्प्ले द इंटीजर वैल्यूज़। तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, फॉर्मेट स्पेसिफाइड यू, फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ या फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी। तो उसमें करेक्ट आंसर कौन सा होता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। तो मेन फोकस भी आपने इसी पे रखना है कि आपको ये याद होना चाहिए कि फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी किसके लिए यूज़ हो रहा है या फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी किसके लिए। इसके बाद है जी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कौन सी वैल्यूज़ होती हैं या जिन्हें हम रियल नंबर्स भी कहते हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट के साथ होती हैं, लाइक 8.89 या 2.6।
तो फॉर्म स्पेसिफायर एफ यूज़ किया जाता है फॉर फ्लोट और डबल वैल्यूज़ के लिए, यानी अगर फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यूज़ हैं या डबल डाटा टाइप की वैल्यू हैं तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाएगा। ई जोन सा है जब हम फ्लोट या डबल वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त हमें जोन सा है फॉर्म स्पेसिफायर ई को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मोर ओवर ये भी याद रखें कि चाहे हमारे पास जो उनसे पॉइंट्स की किसी भी किस्म की वैल्यूज़ आ जाएँ तो मोस्टली हम डाटा टाइप्स के साथ कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे, एफ़ को यूज़ करते हैं। इसके बाद है करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफाइज मीन करेक्टर वैल्यूज़ के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ होता है तो वो है फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी यूज्ड फॉर द करेक्टर वैल्यूज़। और थोड़ा सा रिकॉल अगर आप कर लें तो चैप्टर नंबर 9 में हमने टाइप्स ऑफ कांस्टेंट पढ़े थे जिनमें इंटीजर कांस्टेंट आ जाता है, अभी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाता है, करेक्टर कांस्टेंट आते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए कांस्टेंट्स की फॉर्मेट स्पेसिफाइज भी यूज़ हो रहे हैं। ये भी एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर सी इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले विच टाइप ऑफ द वैल्यूज़। फॉर्मेट स्पेसिफायर एस है, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्ट्रिंग वैल्यूज़। और करेक्टर वैल्यूज़ और स्ट्रिंग वैल्यू में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि करेक्टर कंसिस्ट ऑन अ सिंगल वैल्यू रिटन इन अ सिंगल कोट्स, जबकि स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो होती हैं दीज आर द कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटन इन द डबल कोट्स है। हाउ इंटीजर वैल्यूज प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ऐसे ही आता है और आपने थ्योरी लिखनी होती है और साथ में इसका जो सा एग्जांपल देनी होती है। लाइक इसका आंसर ये इस तरह आता है, द फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यूज इन प्रिंट एफ फंक्शन, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी जो सा है उसे प्रिंट एफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम यूज़ करेंगे ताकि इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया जा सके या इंटीजर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको भी। फॉर एग्जांपल इंट एम, असाइनमेंट ऑपरेटर 98 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये भी हमारे चैप्टर 9 का ही कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आपने रिवाइज करना हुआ तो चैप्टर 9 के जो लेक्चर्स हैं उन्हें आप सुनिएगा दोबारा से तो आपका ये क्लियर हो जाना है। इंट डाटा टाइप है जो कि 2 बाइट्स लेती है मेमोरी में और इंट डाटा टाइप बताती है कि जो भी इसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर करवाई जाएंगी, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बगैर हैं। तो m इज़ अ वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड 98 इज़ द कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे 98 जो है वो दे दिया गया है किस वेरिएबल को, m को। प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ के यहाँ पर 2 पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, एक कंट्रोल स्ट्रिंग है या फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो कि डबल कोटेशन के अंदर आती है हमारे पास, और कॉमा के बाद जो हमारा यहाँ पे m है ये बेसिकली क्या पार्ट आ जाता है आपके प्रिंट एफ का, आर्ग्यूमेंट लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर योर मार्क्स आर ये टेक्स्ट है, जबकि फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी अब यूज़ किया जा रहा है एम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पर। तो एम के पास जो वैल्यू स्टोर है मेमोरी में वो कौन सी वैल्यू स्टोर है, 98। तो अगर आप यहाँ पे देखें और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमारे पास आउटपुट आ जाएगी योर मार्क्स आर फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, तो डैट इज़ द रॉन्ग। बेसिकली इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आनी है, योर मार्क्स आर 98, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज़ रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट लिस्ट वैल्यूज़ या आर्ग्यूमेंट्स एम। सेम इसी तरह का ही आपने करेक्टर फ्लोट के लिए करना है, मतलब वर्डिंग यहीं आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफाइज चेंज आ जाएंगे। लाइक हाउ करेक्टर वैल्यूज प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, तो द फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी इज़ यूज टू डिस्प्ले करेक्टर वैल्यूज इन प्रिंट एफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल चार GRD असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल कोटेशन में ए लिखा हुआ है। अब चार हमारे पास डाटा टाइप है, GRD इज़ द वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वेरिएबल नेम आपके पास कोई भी हो सकता है, बस आपने नेमिंग रूल्स जो उनसे हैं उनको फॉलो करना होता है कि वेरिएबल्स का नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होता है या अंडरस्कोर से, और कोई स्पेशल सिंबल इसमें यूज़ नहीं होते। डिजिट यूज़ हो सकते हैं लेकिन वो शुरू में नहीं, आपके सेंटर में या एंड पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके नेमिंग रूल हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जिसे हमने फ्रिक्वेंटली जिसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो क्या है कि हमेशा शुरू किससे होने चाहिए, अल्फ़ाबेट से, और कोई आपके पास सिंबल नहीं होना चाहिए, कोई स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर है, हेयर ए इज़ रिटन इन द सिंगल कोट्स, वाई इट इज़ रिटन इन द सिंगल कोट, बिकॉज इट इज़ अ करेक्टर कांस्टेंट वैल्यू, और जो करेक्टर कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं वो एक ही हमारे पास करेक्टर आता है, चाहे वो यहाँ पे मैं 9 भी लिख दूँ और उसको अगर मैंने सिंगल कोटेशन में लिख देना है तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, करेक्टर कांस्टेंट। तो GRD की डाटा टाइप 4 है और 4 डाटा टाइप को हमेशा ऐसी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जो सिंगल कोटेशन में लिखी जाएं और एक ही वो वैल्यू हो, तो डैट्स वाई यहाँ पर
करेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है। अब प्रिंटफ अगर हम लें तो अगेन प्रिंटफ इज एन आउटपुट फंक्शन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट फंक्शन है हमारे पास। डबल कोटेशन का जो एरिया होता है या पार्ट होता है इसे हम कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, और कॉमा के बाद हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो जो जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर अभी 2 इसके पार्ट्स हैं। बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑन 3 पार्ट्स, इसके अंदर 3 चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अभी हम 2 को ले रहे हैं। और यहाँ पे उन 2 में से एक क्या है, योर ग्रेड इज़, यहाँ तक ये टेक्स्ट है, जबकि फॉर्मेट स्पेसिफाइड सी यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट में एक वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, हमारी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होगा वो है योर ग्रेड इज़ ए। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में डिफरेंस कि ये तो हमने इंस्ट्रक्शन दी है कंपाइलर को या कंप्यूटर को दी है कि ये करेक्टर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपने GRD वेरिएबल में स्टोर करनी है, जबकि जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट में फिर सिंगल कोटेशन नहीं लगाए जाते, ये आपने याद रखना है। फिर हाउ स्ट्रिंग वैल्यूज प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड एस इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यूज इन द प्रिंटफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 4 ये डाटा टाइप है, एस नेम और स्क्वायर ब्रैकेट 50। जब हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेने होते हैं तो तब हमने उसकी लेंथ भी बतानी होती है कि ऑलमोस्ट उसमें कितने करेक्टर आ सकते हैं। तो एस नेम वेरिएबल का नेम है यहाँ पर, और स्क्वायर ब्रैकेट 50 जो उनसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 50 करेक्टर आ सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास करेक्टर टाइप की अरे है, लेकिन सेकेंड ईयर लेवल पे अरे का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, तो आप इसको बस यही समझे कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोटेशन अलीज़े फातिमा, ये हमारे पास वैल्यू है, कांस्टेंट स्ट्रिंग है विच इज़ गिवन टू द वेरिएबल एस नेम, और जौन सा होगा आपकी मेमोरी के अंदर ये सारे करेक्टर स्टोर हो जाएंगे 1 बाय 1 एक एक करेक्टर के तौर पर, यानी एक एक बाइट में दिया जाएगा। प्रिंटफ स्टूडेंट नेम इज़ फॉर्मेट स्पेसिफाइड एस कॉमा एस नेम आ जाता है, स्टूडेंट नेम इज़ टेक्स्ट है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड एस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एस नेम, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें क्या बताते हैं कि ये स्पेसिफाई करते हैं द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले स्टूडेंट नेम इज़ अलीज़े फातिमा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है सारे आपके। एंड हाउ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए मोस्ट कॉमनली फॉर्मेट स्पेसिफाइड कौन सा यूज़ होता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लोट AVG असाइनमेंट ऑपरेटर 81.29 है, तो फ्लोट इज़ द डाटा टाइप, AVG इज़ द वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर 81.29 जो सा है ये कॉन्स्टेंट फ्लोट पॉइंट वैल्यू है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या रियल नंबर्स हैं। प्रिंटफ में अगर आपने AVG यानी ऐसे वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप फ्लोट हो और उसके पास पॉइंट्स में वैल्यू हों, तो तब आपने प्रिंटफ में क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ को यूज़ करना है। तो योर एवरेज इज़ ये टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, एंड फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ इज़ यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ AVG। तो आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये होगी योर एवरेज इज़ 81.29, लेकिन ऐसा नहीं है, आउटपुट आ रही है हमारे पास 81.290000। अब ये क्यों है, ये इस वजह से है कि जो फ्लोट डाटा टाइप होती है उसकी प्रिसीजन हम किसको कहते हैं, ये भी चैप्टर 9 में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रिसीजन पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 6 डिजिट होने चाहिए। तो डैट्स वाई यहाँ पे तो 2 डिजिट थे, तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है, 4 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और आपसे कहा जाता है कि पॉइंट के बाद आपने 3 वैल्यू लेनी है, तो अगर पॉइंट के बाद आपके आंसर में सिर्फ 2 आता है तो बाकी आपने 2 ज़ीरोज़ उसके साथ लगाते हो। नाउ हाउ ही कंट्रोल दीज 4 प्रिसीजन और एक्स्ट्रा ज़ीरोज़, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं फील्ड विड्थ को। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में था, ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। और बेसिकली आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपने क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर मीन तादाद, कॉलम्स की जो तादाद होती है यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड फील्ड विड्थ, कि स्क्रीन पे आपने जितनी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है उसके लिए जितने कॉलम रिक्वायर्ड हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह ले लें कि अगर आप
आपके जो उनसे घर में गेस्ट 4 लोगों ने आना है तो उनको बैठने के लिए 4 चेयर्स चाहिए होंगी, ठीक है। या उनकी जो आपने अरेंजमेंट करनी है बैठने के लिए, जो सिटिंग का प्लान आपने करना है, उसके लिए 4 इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो 4 लोग उस पर बैठ सकें। तो सेम लाइक अगर हमने कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उनकी तादाद के अकॉर्डिंग कॉलम जितने हमने मखसूस करने हैं वो फील्ड विड्थ कहलाता है। इट डिटरमिन्स, ये बताता है द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी, जो कि लाजमी होने चाहिए यूज टू प्रिंट अ वैल्यू। सिंटैक्स इसका क्या है, फ्लैग विड्थ डॉट प्रिसीजन। तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स, ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। अगर ये थ्योरी में आ जाता है कि व्हाट इज़ द फील्ड विड्थ स्पेसिफाइड, तो तब आपने इसका सिंटैक्स भी करना है। अब हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैग इसमें क्या आ जाता है। ये है फ्लैग की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं। एक है माइनस, वैसे तो इसको हम हाइफन कहते हैं, लेकिन कीबोर्ड से जब आप माइनस की प्रेस करेंगे तो आपका हाइफन आ जाएगा। आउटपुट विल बी लेफ्ट जस्टिफाइड ऑन द स्क्रीन। लेफ्ट जस्टिफाइड का मतलब है कि आउटपुट स्क्रीन की लेफ्ट साइड से प्रिंट होकर आएगी, जिसे इंग्लिश आप लेफ्ट साइड से लिखते हैं। फिर अगर प्लस हमने फ्लैग दिया हुआ है, यानी इस फ्लैग की जगह पे या तो आपने माइनस लिखना है या प्लस लिखना है या आपने स्पेस दे देनी है। तो प्लस ऑलवेज डिस्प्लेस द साइन विद वैल्यू, यानी आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो साथ में प्लस का सिंबल आ जाएगा। और अगर हम स्पेस दे देते हैं, स्पेस टाइप नहीं करते, बस स्पेस आपने प्रेस करनी होती है स्पेस बार को, तो डिस्प्ले द स्पेस इफ देयर इज नो साइन। विड्थ आ जाती है तो इट स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू, यानी एक वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए कितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देती हूँ 487, तो 487 में कितने डिजिट हैं, यानी कितनी तादाद है। तो 4 एक नंबर है, 8 दूसरा नंबर है, 7 तीसरा नंबर है। तो विड्थ कितनी बनेगी, हमारे पास 3 बनेगी, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए होंगे वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, 3। लेकिन अगर मैं ये कह देती हूँ 4.287, तो अब 4 एक नंबर है, पॉइंट दूसरा है, 2 तीसरा है, और 8 जो है वो 4th है, और 7 जो है वो 5 है। तो तब विड्थ हमारी क्या बनेगी, 5 बनेगी। प्रिसीजन है जी, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, के डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। चाहे वैल्यूज़ आपके पास ज़्यादा हों, लेकिन आपने जितनी प्रिसीजन बतानी है उतनी वैल्यू डिस्प्ले होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, एक 2 है और एक 9 है। अब हम यही चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो उनसे वो सिर्फ वैल्यू आ जाए हमारे पास 2 9, तो तब हमारी यहाँ तक प्रिसीजन कितनी होगी 2, और ओवरऑल इसकी विड्थ कितनी बन रही है 5, यानी 1 2 3 4 और 5। अगर हम विड्थ 5 देते हैं और प्रिसीजन जो है वो सिर्फ 2 दे देते हैं, तो तब हमारे पास आंसर वही आना है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 9 के बाद ज़ीरोज़ नहीं आने थे। अब हम इनकी एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाना है। तो सबसे पहले फील्ड विड्थ को हमेशा कहाँ पर लिखा जाता है, फॉर्म में स्पेसिफायर और वैल्यूज़ के सिम्बल के दरमियान में, और ये एक पॉजिटिव नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होना है। इंट एम असाइनमेंट ऑपरेटर 942 स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है जहाँ पर वैल्यू असाइन की जाती है टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इंट डाटा टाइप है, और इंट वो डाटा टाइप है जो वैल्यू स्टोर करती है नंबर्स को विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो दैट्स वाई यहाँ पर 942 है, यानी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली गई है और एम वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो गया है। प्रिंटफ इज़ एन आउटपुट फंक्शन है हमारे पास, और कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसमें m इक्वल दैट इज़ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट एज इट इज़ नज़र आ रहा है। अब ये 942 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे देखें, ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर और वैल्यू सिंबल के दरमियान में होता है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंबल ये है, और d जो है वो इंटीजर के लिए यूज़ होता है। ये जो 3 रेड कलर में लिखा गया है ये फील्ड विड्थ है, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप यहाँ से काउंट करें तो हमारे पास m के पास वैल्यूज़ कितनी हैं, कितनी, ये नहीं हमने देखना कि ये 942 है, हमने काउंट करने हैं नंबर्स को। तो ये 3 बनते हैं, तो फील्ड विड्थ भी यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो दैट्स वाई ये 942 इसके साथ ही प्रिंट हो गया टेक्स्ट के फ़ौरन बाद। अब अगर नेक्स्ट प्रिंट एफ को आप देखें और यहाँ पे फोकस करें तो /n लिया गया है, स्केप सीक्वेंस है, ये इस लेक्चर के बाद वाला नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा। तो वैसे स्केप सीक्वेंस /n का मतलब होता है कि न्यू लाइन पे आपने आउटपुट को प्रिंट करवाना है, कंप्यूटर ने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है हमने, जैसे हम कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए हमें की प्रेस करते हैं तो नई लाइन आ जाती है,
स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन है, एम इक्वल ये टेक्स्ट है हमारे पास, तो ये एम इक्वल टेक्स्ट है हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर और डी के दरमियान में फील्ड विड्थ कितनी दी गई है 5, और वैल्यू किसकी प्रिंट करवा रहे हैं एम वेरिएबल की। अब एम वेरिएबल के पास ओरिजिनल वैल्यू अगर काउंट करें तो वो कितनी है, काउंट करना है हमने, गिनना है, तो वो कितनी है 3 है, जबकि फील्ड विड्थ कितनी दे दी गई है 5 है। अब अगर हमने 5 देनी है तो कंप्यूटर ने 5 कॉलम बना लेने हैं, जब कॉलम बना लेने हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसने वैल्यू को प्रिंट करना है। तो m इक्वल है, अब 2 स्पेसेस यानी 2 खाली जगह छोड़ी जाएंगी, 2 खाली कॉलम छोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद 942 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ये 5 पूरे कॉलम्स आए हैं, और जबकि आपके पास फील्ड विड्थ ज़्यादा हो गई है, जब ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी वैल्यू राइट साइड से प्रिंट होना शुरू हो जाती है, यानी 2 खाली जगह छोड़ के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्लोट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 23.8 स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो फ्लोट इज़ अ डाटा टाइप, एक्स इज़ अ वेरिएबल नेम, और असाइनमेंट ऑपरेटर 23.8 जो सा ये कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमारे पास। प्रिंट एफ अगर लें तो स्लैश एन एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर या एक्स इक्वल आ जाता है, ये टेक्स्ट आ गया। फॉर्म स्पेसिफायर 4.1, 4 टोटल फील्ड विड्थ है और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए 1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आउटपुट में आपके पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ नज़र आए। 1 का मतलब है कि x वेरिएबल के पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें पॉइंट के बाद आपने कितनी वैल्यू लेनी है, 1 ही लेनी है, तो ये 8 आ गया। अब इन सारे नंबर्स को काउंट करें, इन सारी वैल्यू को, तो 2 एक नंबर है, 3 दूसरा है, पॉइंट तीसरा काउंट होगा और 8 4 काउंट होगा यानी चौथा। तो ये हमारे पास 4.1 आ गया है। x आ जाता है तो x की वैल्यू 23.8 प्रिंट हो गई है। अब हम फील्ड विड्थ अपनी चेंज करते हैं इसके लिए, और वो क्या ले ली है हमने 7.2 ले ली है। अब पहले पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हमने पूरी करनी है, जबकि x के पास ओरिजिनल में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, सिर्फ 1 है। तो क्या होगा, एक तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरा उसके साथ हमने क्या लगा दी है, 0 लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, यहाँ पर भी कोई हमारे 0 0 नहीं थे जिसमें पीछे था। अब ये 8 0 प्रिसीजन पॉइंट के बाद 2 वैल्यू पूरी हो गई हैं। बाकी आप काउंट करें, जब 0 को भी साथ लगा दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई हैं, 1 2 3 4 5 बन गई हैं हमारे पास, जबकि फील्ड विड्थ कितनी है 7 है। तो 7 ज़्यादा हो गई है और वैल्यू कम हो गई हैं, तो फिर क्या होगा, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिस आ जाएंगी। तो यही चीज़ है, इसी एग्जांपल को आपने अंडरस्टैंड करना है और यहीं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्हें अटैम्प्ट करना होता है। अब स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ, रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग द फील्ड विड्थ है। एक्चुअली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इन 2 रूल्स को समझ लिया, ये पहला रूल है और एक दूसरा है, तो समझें कि आपकी ये पूरे के पूरे जो से 3-4 पेजेस हैं इस चैप्टर के, वो आपके क्लियर हो जाने हैं। इफ़ अगर फील्ड विड्थ लेस देन द वैल्यू टू बी प्रिंटेड, अगर फील्ड विड्थ कम हो जाती है किससे, उस वैल्यू से जिसको हमने प्रिंट करना है। और वैल्यू में अगेन कह रही हूँ कि नंबर हमने काउंट करने हैं, वैल्यू में कितने हैं, ये नहीं देखने के ये 982 है तो ये बड़ी वैल्यू है और 203 है तो ये छोटी वैल्यू है, ये नहीं, बल्कि हमने काउंटिंग करनी होती है। तो फील्ड विड्थ लेस देन द वैल्यू टू बी प्रिंटेड, जिसको प्रिंट किया जाएगा, देन फिर क्या करना है, एडिशनल स्पेस इज़ ऑटोमेटिकली यूज्ड। तो तब आपका कंप्यूटर क्या करेगा, वो इजाफी जगह दे देगा वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, अगर आपकी फील्ड विड्थ कम हो जाती है वैल्यू से। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हमारे पास इंट बी असाइनमेंट ऑपरेटर 7845 कांस्टेंट इंटीजर जो है वो बी वेरिएबल को दे दिया गया है और ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। बी इक्वल ये टेक्स्ट आ जाता है, फॉर्म में स्पेसिफाइड 2, फील्ड विड्थ कितनी है 2 है, फील्ड विड्थ तो कम हो गई है यानी जगह कम पड़ गई है। आप यही समझें कि ये जो वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 3 4 डिजिट, ये 4 डिजिट बेसिकली 4 पीपल हैं या 4 पर्सनस हैं जिन्होंने कहीं जाना है किसी जगह पर, तो आप उनके लिए क्या करते हैं कि सिर्फ 3 चेयर्स लगा लेते हैं, जबकि लोग कितने आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। तो अब आप क्या करोगे, उसके लिए एक्स्ट्रा एक जो चेयर है उसकी अरेंजमेंट करोगे, उस पर्सन को आप ये नहीं कहेंगे कि आप वापस चले जाएं। तो इसी तरह कंप्यूटर में अगर 2 कॉलम
प्रोग्रामर ने कहा है कि 2 कॉलम बनाएं और 2 वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं, जबकि वैल्यू कितनी आ गई है, वैल्यू तो ज़्यादा आ गई है, तो उस केस में कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इजाफी स्पेसेस दे देगा और आपकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर। फिर है जी सेकंड वन, इसका रूल आ जाता है कि अगर फील्ड विड्थ ज़्यादा हो जाती है, यानी आपने कॉलम ज़्यादा रख लिए हैं, देन द वैल्यू टू बी प्रिंटेड, जिस वैल्यू को आपने प्रिंट करना है तो तब आपकी वैल्यू कहाँ से प्रिंट होना शुरू होगी, राइट एडजस्टेड। यानी कॉलम अगर आपके पास 5 हैं तो शुरू के 2 कॉलम को खाली रखा जाएगा, और वैल्यू अगर 3 है और फील्ड विड्थ 5 दी हुई है तो शुरू के 2 कॉलम आपके खाली होंगे और आगे से वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। उसका भी हम देखते भी हैं कि अगर इंट बी असाइनमेंट ऑपरेटर 2845 आ जाता है तो आप यहाँ पे वैल्यू काउंट करें तो ये कितनी आ रही है हमारे पास 4, 1 2 3 4। बी इक्वल, ये तो टेक्स्ट आ गया है और टेक्स्ट देना या ना देना ये भी आप पे डिपेंड होता है। मेन फोकस है हमारा फील्ड विड्थ पे, तो फील्ड कॉलम कितने बनाए गए हैं 7, वैल्यू कितनी है 4 है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये पढ़ा है अभी कि अगर फील्ड विड्थ ज़्यादा हो जाए वैल्यू से तो वैल्यू कहाँ से प्रिंट होती है, राइट एडजस्टेड, यानी राइट साइड से। तो शुरू में 3 स्पेसेस छोड़ी गई हैं, छोड़ने के बाद यानी 3 स्पेसेस को छोड़ने का मतलब है 3 कॉलम खाली रखे गए हैं और फिर 7 8 4 5 जो है उसको प्रिंट कर दिया गया है। हम और एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये वाली आ जाए। अब इस चीज़ को जब आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर में आपके पास कोई स्क्रीन तो होनी नहीं है, कोई मॉनिटर तो होना नहीं है, तो बेसिकली ये हो क्या रहा होता है कि आपने ब्लैंक स्पेस को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है बॉक्स से, यानी द ब्लैंक स्पेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल स्क्वायर या स्मॉल बॉक्स। तो ये 3 स्पेसेस होगी और ये 3 स्पेसेस अभी बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं। 3 कॉलम आपने खाली छोड़ दिए हैं और आगे जो उनसे वो वैल्यू प्रिंट हो गई है। और खाली छोड़ने से मुराद हमने खाली नहीं छोड़े बल्कि ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी गई है तो कंप्यूटर ने उसे फॉलो किया है। माइनस का फ्लैग देखें तो माइनस फ्लैग टू प्रिंट वैल्यू लेफ्ट जस्टिफाइड, ये वैल्यू जो है ये लेफ्ट साइड से प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें पिछले ही एग्जांपल को अगर हम लेके चलते हैं तो फील्ड विड्थ ज़्यादा हो गई है, शुरू के कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है, ब्लैंक स्पेसेस आ गए हैं, 7 8 45 आ गया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं चाहे फील्ड विड्थ ज़्यादा ही क्यों आ जाए, ठीक है, तब भी क्या हो कि आपकी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड से प्रिंट हो। जिस तरह यहाँ पे ये माइनस फ्लैग लगा दिया गया है, ये विदाउट माइनस फ्लैग है तो आपकी खाली स्पेसेस आएंगी यहाँ पर, और ये विद फ्लैग माइनस फ्लैग है तो तब आपकी वैल्यू इसके साथ ही प्रिंट होकर आ गई है। तो ये 2 कंसेप्ट हैं जिसको आपने बस याद रखना है कि एक अगर फील्ड विड्थ ज़्यादा होती है और वैल्यू कम होती है तब क्या होना है, तब आपकी ब्लैंक स्पेसेस रखी जाएंगी, और अगर आपका फील्ड विड्थ कम है और वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो एडिशनल स्पेसेस लगाई जाएंगी। और माइनस फ्लैग क्या करेगा कि ज़्यादा फील्ड विड्थ होने के बावजूद भी वैल्यू आपकी लेफ़्ट साइड पर ही प्रिंट करवाई जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो है 2845 है तो ये भी आपके पास 2845 आएगा, यहाँ पर भी 2845 आएगा, ठीक है। इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। सिंटैक्स यानी अब अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए फॉर्मेट वो फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड m.nf है, ये इसका सिंटैक्स है। m मीन ये फील्ड विड्थ आ जाती है और डॉट n क्या है, n आपके पास प्रिसीजन की वैल्यू आ जाती है पॉइंट के बगैर। वेयर m रिप्रेजेंट्स द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मीन जो आपके पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पॉइंट भी आपका उसमें इंक्लूड होता है। और n रिप्रेजेंट्स करता है द रिक्वायर्ड नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, के डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट n असाइनमेंट ऑपरेटर 73.2471 है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पे आप देखें फील्ड विड्थ कितनी दी गई है 5, यानी विड्थ हमने m को वैल्यू क्या दी है 5 दे दी है, और m किसे रिप्रेजेंट करता है सारी वैल्यूज़ को, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैल्यूज़ जो वो नंबर्स जो हमें रिक्वायर्ड है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओरिजिनल वैल्यू ये है 73.2471। ओरिजिनल वैल्यू में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, जबकि हमने लेनी कितनी है 3 लेनी है। तो देखें आउटपुट में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आई हैं 1 2
3 आई हैं। अब टोटल फील्ड विड्थ अगर आप देखें तो वो कितनी है 5, जबकि हमने जब प्रिसीजन ले लिया यानी पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ ले ली हैं तो हमारे पास अब वैल्यू क्या काउंट होकर आएगी 1 2 3 4 5 6 आ गई है, वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई हैं जबकि विड्थ हमारे पास कम हो गई है। तो इस सूरत में क्या होगा, कंप्यूटर एडिशनल स्पेसेस जो उनसे वो एलोकेट कर देगा वैल्यू को। फिर है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। एग्जांपल 1 फ्लोट n असाइनमेंट ऑपरेटर 43.387 है। तो यहाँ पर n असाइन इक्वल है, n इक्वल क्या आ जाता है, हमारे पास टेक्स्ट है 5.2 है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ लेनी है 2, तो यहाँ पर 3 8 है और इसके बाद 7 है, यानी ये 3 वैल्यूज़ है पॉइंट के बाद, ओरिजिनल वैल्यूज़ 3 है। जब हम 2 लेंगे तो मैथ्स में आपका रूल है राउंड ऑफ करने का कि अगर आखिरी वैल्यू जिसे आप ख़त्म कर रहे हैं वो 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर है तो एक वैल्यू ऐड कर दी जाती है उससे पहले वाली वैल्यू में। तो डैश वाई यहाँ पर क्या आ जाता है 39। अब अगर आप इसको ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करने के बाद अब ये 7 है 5 से बड़ा है तो 8 9 बन जाएगा, 7 ख़त्म हो चुका हुआ है। अब रिमेनिंग ये वैल्यूज़ रहेगी, इन्हें हम अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5 रह गई हैं। 5 रह गई हैं तो फील्ड विड्थ कितनी है हमारे पास 5 है यानी इक्वल है, तो एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो जाएंगी। एग्जाम्पल 2 में देखें n के पास वैल्यू क्या है 0.387। तो जिस तरह अगर आप कैलकुलेट पे 0.387 टाइप करें तो पॉइंट से पहले वो क्या ले लेता है 0 ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पर भी क्या है फील्ड विड्थ जब ली गई है n इक्वल ये तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है 4.2 हमने लिया है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए 2, तो 38 है, हमने 7 को ख़त्म कर देना है। अब 7 जो है वो 5 से बड़ा हुआ यहाँ 5 के इक्वल भी होता तो ये राउंड ऑफ होके 8 क्या बन गया है 9 बन गया है। और जाहिर है कि अब भी मैंने आपको बताया जिसमें कैलकुलेटर पे अगर हम पॉइंट भी करते हैं तो शुरू में वो 0 खुद ऐड कर लेता है। अब जब 0 ऐड करेगा तो इसकी टोटल विड्थ कितनी बनेगी 0 1, पॉइंट दूसरी, 3 तीसरी और 9 जो सी है ये 4 यानी चौथी बन जाएगी। तो ये 4.2 आउटपुट हमारे पास इस तरह आएगी। इसी तरह एग्जांपल 3 में अगर देखें -3.384 आ जाता है तो जब हम प्रिंट एफ लेते हैं 5.2f तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज चाहिए हमें 2 चाहिए। अभी ये सारी 2 जो सी है मैंने खुद रखी हैं ताकि आपको पता चले कि हम विड्थ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब ये 4 आ गया है, जो आखिरी वैल्यू हमने काटनी है या जिसे डिस्कार्ड करना है ख़त्म कर देना है वो 5 के इक्वल भी नहीं है और 5 से बड़ी भी नहीं है, तो डैश बाई 38 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये ख़त्म हो गया 4, बाकी हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज़ हमारे पास बननी है। अब ये नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो जो माइनस का साइन है वो उसको भी विड्थ चाहिए, उसको भी कॉलम चाहिए अपनी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए, तो इसलिए ये हमारा एज इट इज़ आएगा। फिर है जी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की एग्जांपल 4 ले लेते हैं। n असाइनमेंट ऑपरेटर 43.367 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी चाहिए हमें 2, 5 है, 5 जब कटेगा तो ये राउंड ऑफ होकर 6 क्या बन जाएगा 7, तो ये तो 37 हमारी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब हमने इन्हें काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 बन गई हैं, जबकि विड्थ कितनी है 8। अब विड्थ ज़्यादा हो गई है और वैल्यू क्या हो गई है कम, तो जब विड्थ ज़्यादा हो जाती है तो शुरू में क्या आ जाती हैं हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस आ जाती हैं जिनको हमने किस तरह रिप्रेजेंट करवाना होता है बॉक्सेस से। यानी अगर पेपर में आपसे ये वाला इतना सिर्फ कोड दे दिया जाता है ये वाला हिस्सा और कहा जाता है इसकी आउटपुट लिखें, तो आपने आउटपुट स्क्रीन नहीं बनानी बल्कि आपने ऊपर आउटपुट लिखने और आउटपुट के नीचे आपने लिख देना है n इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट n इक्वल है। और फिर उसके बाद ये 3 बॉक्सेस क्यों आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, तो जब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ब्लैंक स्पेसेस कितनी आ जाएंगी 3 आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो फ्लोट n इक्वल 1.387626 आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास जो फील्ड विड्थ है वो कितनी आ रही है 5.4 आ रही है। तो हमेशा याद रखें कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए पहले हमने पॉइंट के बाद की वैल्यू पूरी करनी होती हैं। तो ये 4 है, हम यहाँ से क्या करेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4
6 तक रख लेंगे, 26 को हमने काट देना है। अब 2 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, तो 2 कट रहा है, 2 से की वैल्यू अब 5 से छोटी है और 5 के बराबर भी नहीं है, तो डैश वाई ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो अब कितनी रहेगी हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब वैल्यू ज़्यादा हो गई है जबकि विड्थ कितनी हो गई है, कम हो गई है, तो डैट्स वाई ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 देखें तो एग्जाम्पल 6 में जो सा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 6 चाहिए, और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 384 यानी 3 है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसके साथ 3 एक्स्ट्राज ज़ीरोज़ लगा देगा जिसे हम मैथ्स में लगाते हैं। उसके बाद जब 3 एक्स्ट्रा ज़ीरो लगेंगे तो टोटल हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। और विड्थ कितनी है 2, अब विड्थ छोटी हो गई है जबकि वैल्यू बड़ी हो गई है। तो जब विड्थ छोटी हो जाती है यानी फील्ड विड्थ छोटी हो जाती है तो कंप्यूटर उसे एडिशनल स्पेसेस खुद दे। इंटीजर डाटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 42 वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ए इक्वल है और फील्ड विड्थ हमने कितनी ली हुई है 4 ली हुई है। अब 4 यानी कॉलम ज़्यादा हो गए हैं और वैल्यू कितनी है सिर्फ 2 डिजिट हैं, तो डैश वाई यहाँ पर क्या आएगा 2 ब्लैंक स्पेसेस आएंगी स्क्रीन पे। लेकिन जब आप पेपर में इसकी आउटपुट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे ए इक्वल इसकी वजह से आ रहा है जो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट के तौर पे, और बाकी ये 2 खाली जगह आएंगी और 43। फिर एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सा है कितने अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 2 और जो माइनस है ये 3 है, इसको भी हमने रिप्रेजेंट करवाना है। तो ये ब्लैंक स्पेसेस आएंगी हमारे पास कितनी आ जाएंगी 2 आ जाएंगी यानी ए इक्वल। तो ब्लैंक स्पेसेस हमने बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। तो डैट्स वाई 2 इसलिए आई हैं कि आपके पास वैल्यू थी 3, तो जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 2 खाली जगह आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंट एम असाइनमेंट ऑपरेटर 768, ये वैल्यू हमने असाइन की है यानी वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है। तो अब यहाँ पे फील्ड विड्थ कितनी है 2 है और जबकि वैल्यू कितनी है 3 डिजिट है, तो इसकी आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या होगी हमारे पास 768 ही आएगी, क्योंकि अगर फील्ड विड्थ कम हो जाए वैल्यू से तो आपका कंप्यूटर उसे एडिशनल स्पेसेस खुद एलोकेट कर देता है। फिर करेक्टर डाटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह 4Z असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल कोटेशन में T लिखा है, क्योंकि आपका जो करेक्टर कांस्टेंट होता है उसे सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। अब ये कितनी वैल्यू है ओनली 1 है, जबकि यहाँ पर आप देखें तो फील्ड विड्थ कितनी दी गई हुई है 4 दी गई हुई है, तो फील्ड विड्थ ज़्यादा हो गई है हमारे पास। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगी हमारे पास कि 3 स्पेसिस के बाद टी प्रिंट होगा जिसको हम पेपर में इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ऑलवेज रिमेंबर कि लाजमी नहीं है कि पेपर में वेरिएबल का नेम Z हो, पेपर जो आए उसमें वैल्यू आपकी T ही दी गई हो। आपने रूल अपना क्लियर करके रखना है और उससे इम्प्लीमेंट कर देना है। अब 4J असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल कोटेशन में एम्परसेंट का सिंबल है यानी एंड का सिंबल लगाया गया है। तो यहाँ पे आप फील्ड विड्थ कितनी है 2 है और वैल्यू कितनी है 1 है, तो इट मीन फील्ड विड्थ फिर ज़्यादा हो गई है, लेकिन कितनी ज़्यादा हुई है 1 ज़्यादा हुई है, तो सो स्पेस भी कितनी आएगी 1 ही आएगी। एग्जाम्पल 3 में देखें तो 4 H है, H इज़ द वेरिएबल नेम, सिंगल कोटेशन में 7 है। अब ये 7 इंटीजर कांस्टेंट नहीं बन रहा बल्कि ये क्या बन गया हुआ है करेक्टर कांस्टेंट बन गया हुआ है। तो यहाँ पर कोई फील्ड विड्थ लिखी ही नहीं, तो जब फील्ड विड्थ लिखी ना हो तो इसका मतलब होता है कि आपके वेरिएबल के पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको क्या कर दिया जाए डिस्प्ले करवा दिया जाए। तो डैश वाई यहाँ पर 7 ऑटोमेटिकली आ गया है। क्विक रिव्यू ले लेते हैं हाउ इंटीजर वैल्यू इज़ डिस्प्लेड इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ होता है आपने उसको बताना भी है और एक एग्जाम्पल भी देनी है। फिर लिस्ट फॉर्मेट स्पेसिफाइज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ करेक्टर इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज़। तो करेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड कौन सा यूज़ होगा, इंटीजर के लिए कौन सा होगा और फ्लोट के लिए जस्ट आपने उनके सिंबल बताने हैं। यानी करेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड C, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड D और फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड F है। हाउ द ASCII वैल्यू ऑफ करेक्टर वैल्यू इज़ डिस्प्लेड, ये इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपने करेक्टर वैल्यू का ASCII वैल्यू मालूम करनी है तो फिर आप
सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना होता है। तो आपकी वो दे देगा, बता देगा उसकी वैल्यू इसकी कितनी है। ट्रेस द आउटपुट में ये आपके पास आउटपुट का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, या वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल आपको इनिशियलाइज़ करके दे दिया जाता है, वैल्यू भी दे दी जाती है, और फिर नीचे प्रिंट आउट की स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि आप इसकी वैल्यू को किस तरह आउटपुट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है यहाँ पर के पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, फिर आपने वो लेने के बाद फील्ड विड्थ देख लेनी है। अगर तो फील्ड विड्थ छोटी हुई तो कंप्यूटर क्या आपने उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देना है, आउटपुट में लिख